क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने इलाहाबाद शुगर मिल में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी 2010 में, तो आपको ये कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस मिलता आपको, आपका टोटल डिविडेंड कितना बन जाता, टोटल कैपिटल गेन कितना बन जाता, आपका टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, टैक्स कितना पे करना पड़ता और आपको डॉलर में कितना रिटर्न मिलता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू जी, तो इलाहाबाद शुगर मिल की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे 2010 में जनवरी के महीने में इसकी प्राइस होती है तकरीबन 94 रुपीज़। शेयर हमें मिलते हैं 1064। फिर हम देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ देती है और लास्ट में हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। शुरू करते हैं 2010 से। तो 2010 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 4256, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2011 में ये कंपनी हमें 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी बनती है 5320 रुपये। इसी तरह 2012 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 5 रुपये का और पे का, जिसकी वैल्यू बनती है 5320 और 4256 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2013 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 4256, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2014 में ये कंपनी हमें 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 5320 रुपये। इसी तरह 2015 में ये कंपनी हमें 1, 2, 3 और 4 चार डिविडेंड देती है, 10 रुपये, 2.5 रुपीज़, 12.5 रुपये और 6.5 रुपये, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 7,000 रुपया, 13,000 रुपया, 2600 रुपया और तकरीबन 10,000 रुपया, जो कि हम 2015 में पूरे साल में चारों क्वार्टर में डिविडेंड ले लेते हैं। 2016 की बात करते हैं। 2016 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 3.5 रुपीज़, 5 रुपये और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 10,000 रुपया, 5300 रुपया और तकरीबन 3700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2017 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 5300 रुपया और 4200 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2018 में चलते हैं तो हमें 2 डिविडेंड मिलते हैं, 5 रुपये का और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3192 और 5320 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2019 में चलते हैं तो 2019 में ये कंपनी हमें 1, 2, 3 3 डिविडेंड देती है, 50 रुपये का, 7.5 रुपीज़ और 12.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 13,000 रुपया, 7,900 और 53,000 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2020 में भी ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 6.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से और 33.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 35,000 रुपया, 6,900 रुपया और 31,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे हम बात करते हैं 2021 में। तो 2021 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 10,000 रुपया और 31,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2022 में ये कंपनी हमें 1, 2, 3 3 डिविडेंड देती है, 10 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000, 10,000 और 10,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है, 30 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 26,000, 15,000, 10,000 और 31,000 बनती है, जो कि हम पूरे साल में चारों क्वार्टर में डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2024 में यह कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 6 रुपये, 15 रुपये और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 10,000, 15,000 और 6300 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में पूरे साल में रिसीव करते हैं। 2025 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 डिविडेंड मिलते हैं, 25 रुपये का, 12 रुपये का और 25 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 26,000 रुपया, 12,000 रुपया और 26,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद। तो 10/2/2026 को इस कंपनी ने हमें 13 रुपये का डिविडेंड दिया, जिसकी वैल्यू बनती है 13,000 रुपया, जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि 2010 में हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और हर साल इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया और कितना बोनस दिया। बोनस इसने कोई भी नहीं दिया, सिर्फ डिविडेंड ही दिया है। तो अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो जनवरी 2010 में हमने इन्वेस्टमेंट की, 13 मार्च 2026 को हम देखते हैं कि इसका रिटर्न समरी कितनी बनती है। शेयर हमारे पास आ गए 1064, प्राइस है इसकी 900 रुपया 13 मार्च वाले दिन।
वैल्यू इसकी बनती है 9,58,000 रुपया। कास्ट हमारी आई है तकरीबन 1 लाख रुपए की, क्योंकि हमने जनवरी 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट इसका बनता है तकरीबन 8,58,000 रुपया अगर हम इसे आज सेल करते हैं। तो डिविडेंड की मद में हमने आज तक 5,26,000 रुपया रिसीव कर लिया है। तो टोटल गेन हमारा बना तकरीबन 13,85,000 रुपये का। तो हमारा एनुअलाइज रिटर्न कितना बना? 24%। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 5,26,000 रुपये का, इस पर हमने 15% टैक्स दिया, जो कि तकरीबन 79,000 बनता है। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 4,47,000 रुपया। कैपिटल गेन की मद में हमने ले लिया 8,58,000 रुपया। टैक्स इस पे कटा तकरीबन 1,28,000 रुपये का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 7,29,000 रुपये की। तो टोटल हमारा ग्रास में आ गया 13,85,000 का प्रॉफिट। इस पे हमने 2 लाख का तकरीबन टैक्स दिया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 11,77,000 रुपया। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि सीडीसी की फीस, एनसीसीपीएल की फीस और ब्रोकर का कमीशन या और कोई भी टैक्स हो थोड़ा बहुत, वो मैंने ऐड नहीं किया। दूसरे नंबर पे डिविडेंड पे ये 15% टैक्स है, ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है हर साल। कैपिटल गेन की मद में जो टैक्स होता है ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे, और डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी लॉन्ग टर्म के लिए। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी जी पाकिस्तानी रुपीज़ में। अभी हम बात करेंगे डॉलर टर्म में कि डॉलर टर्म में हमें क्या कुछ मिला। तो शेयर हमारे पास है नहीं 10,64, प्राइस है इसकी 900 रुपया 13 मार्च 2026 वाले दिन। वैल्यू इसकी बनती है डॉलर में $3,433। कास्ट हमारी कितनी है? ये $1,184, क्योंकि हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 2010 में जनवरी के महीने में। तो 1 लाख की वैल्यू 2010 में थी, वो $1,184 के बराबर थी। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? $2,248 का, अगर हम इसे यहाँ सेल करते हैं तो। और हमारा डिविडेंड जो है वो कितना मिला हमें? $3,129। हमने हर साल जो भी डिविडेंड लिया, जिस भी डेट को लिया, उस साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रुपीज़ को डॉलर में, और तमाम डिविडेंड को हमने डॉलर टर्म में कन्वर्ट करके उसको जमा कर लिया। तो ये बनते हैं $3,129। तो यूएसडी टोटल हमारे पास गेन आ गया जी $5,378। ठीक है जी। तो एनुअलाइज रिटर्न हमारा XIRR कितना बना जी? 16.20%। तो यहाँ हमारा पीकेआर में कितना बना? 24%। और डॉलर में कितना बना जी? 16.20%। तो केस स्टडी करने का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसके पे आउट कैसे रहे हैं, और इसकी प्राइस की मूवमेंट कैसी रही है, और हमारा रिटर्न कितना बना है। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें रिटर्न से गर्ज है कि हमारा रिटर्न कितना बनता है। तो यहाँ तक जो हमने केस स्टडी की है, इसमें हमने ये जाना कि अगर हम सिर्फ इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो हमारा आज के दिन टोटल कितना गेन होता। और अगर आप इसी को फ्यूचर में ले जाएं, इसकी प्राइस की मूवमेंट सेम टाइप की ही रहती है, इसके पे आउट सेम टाइप के ही रहते हैं, तो फ्यूचर के अगले 15-20 सालों में भी हमें इसी से मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। डिपेंड करता है प्राइस की मूवमेंट पे और पे आउट पे। अगर पे आउट अच्छे होंगे, डिविडेंड हमारा और अच्छा होगा, तो हमारा गेन और बढ़ जाएगा। अगर हमारी प्राइस की मूवमेंट और अच्छी होती है तो कैपिटल गेन और बढ़ेगा, और हमारी जो टोटल गेन है वो और बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हमारी प्राइस की मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, पे आउट अच्छे नहीं होते, तो ऑफ कोर्स हमारा टोटल रिटर्न जो है वो फ्यूचर में भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्यूचर पे। लेकिन अगर हम कंपनी की हिस्ट्री को देखें और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेम टाइप की ही अगर इसकी हिस्ट्री फ्यूचर में रहती है तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही फ्यूचर में भी मिलेगा। तो ये थी जी केस स्टडी इलाहाबाद शुगर मिल की। अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।